जय हिंद दोस्तों। आज बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास में हम लोग आए हैं। आज का टॉपिक रहेगा सिपाही विद्रोह। इतिहास का एक टॉपिक है, सिपाही विद्रोह। सिपाही म्यूटिनी भी बोलता है, हम लोग सिपाही रिवोल्ट बोलेंगे। 1857। तो हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से एक क्वेश्चन निकलता है, वीर कुंवर सिंह की भूमिका या बिहार में सिपाही विद्रोह। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये सिपाही विद्रोह है क्या, इसके क्या कारण थे। चूँकि एक क्लास में मैं छोटा सा क्लास लूँगा तो एक क्लास में कारण की चर्चा करेंगे, फिर परिणाम की चर्चा करेंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। आखिर कोई विद्रोह, वर्ड है विद्रोह, और सिपाही के द्वारा शुरू किया गया था, इसीलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह रहा। वर्ड क्या है? विद्रोह, और सिपाही के द्वारा ये शुरू किया गया था, इसीलिए इसका नाम सिपाही विद्रोह रहा। हालांकि इसे भारतीय लेखक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। देशभक्तों के लिए यह पहला स्वतंत्रता संग्राम माना गया, पहली स्वतंत्रता की हेतु लड़ाई मानी गई। लेकिन अंग्रेजों ने इसे म्यूटिनी कहा, यानी ये सिपाहियों का एक गैर कानूनी कार्य था कि सब एक साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने का या फिर अपने अंग्रेजी शासन को हिलाने का कार्य किया। तो आखिर ऐसे क्या कारण थे जो कि 1857 में सिपाहियों को यह विद्रोह करना पड़ा। बाद में जाकर यह राजा महाराजाओं के द्वारा संचालित होना शुरू हुआ, लेकिन 1857 में जो शुरुआत हुई है वह सिपाहियों के द्वारा ही हुई है। तो अब हम जाएंगे कि आखिर सिपाही विद्रोह 1857 में हुई क्यों। तो अंग्रेजी शासन जो थी वह शोषण मूलक शासन थी, शोषण पर आधारित। क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत पर कब्जा किया तो उनका एक ही मकसद था कि मुनाफा कमाकर भारत की अर्थव्यवस्था से धन को किसी भी प्रकार से निचोड़कर वह लंदन की टेम्स नदी में अर्थात अपने देश की अर्थव्यवस्था में शामिल करने, यानी भारत से धन को निकाल कर इंग्लैंड ले जाना, यानी ब्रिटेन। अब ये धन निकालने के लिए जो भी प्रक्रिया, कानूनी, गैर कानूनी, नैतिक, अनैतिक, जितनी भी प्रक्रिया उनको अपनाना था वो सारी प्रक्रिया उन्होंने अपनाना शुरू किया। इसके लिए उन्होंने राजनैतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, न्यायिक स्तर पर, या फिर अर्थव्यवस्था में कृषि, उद्योग, सबों को संचालित किया इस रूप में कि अधिक से अधिक भारत से धन कहाँ चला जाए? इंग्लैंड। इनके वेलफेयर, कल्याण पर कोई ध्यान नहीं था। जब धन यहाँ से ले जाएंगे तो यहाँ धन अभाव होगा, धन की कमी होगी। बैठ जाइए। धन की कमी होगी, और जब धन की कमी होगी तो यहाँ क्या होगी? गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेबसी, जो भी कहें सब होगी। और ये सब जब होगी तो फिर समय के साथ क्या होगा? विद्रोह होगा।
तो विद्रोह के कारण तो उनके मंशा में ही छुपा हुआ था। उनकी जो प्रक्रिया थी भारत में, चाहे वो राजनीतिक स्तर पे कुछ कर रहे हों, तो उनका मकसद क्या था? धन ले जाना, न कि कल्याण करना। धार्मिक स्तर पे भी यदि कुछ कर रहे थे तो कहीं न कहीं उसका मकसद था धन का निष्कासन। सामाजिक स्तर पे भी यदि कुछ कर रहे थे तो उनका मकसद था, यानी उनके सारे क्रियाकलाप का मकसद क्या था? धन का निष्कासन, धन को ले जाना, वेल्थ को ड्रेन करना, यहाँ से निचोड़ कर भारत से ले जाना इंग्लैंड, और सारी प्रक्रिया में कल्याण छुपा हुआ नहीं था। तो जब धन घटेगा, गरीबी, भूखमरी, बेबसी, सारी समस्याएं यहाँ पैदा होगी। और जब समस्याएं रहेगी, समस्याएं जब चिरंतर हो जाएगी, यानी लगातार रहेगी, तो अंततः विद्रोह तो होगा ही। तो विद्रोह की बीज जो है उनकी नीतियों में ही छुपा हुआ था, इसमें कोई सोचना नहीं है, बस ढूंढना है कि उनकी नीतियां किस प्रकार से शोषण मूलक थी, यानी कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा था। बस एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक स्तर पे देखें तो राजनीतिक स्तर पे ये है कि हो सकता है कि कुछ वर्ग इससे लाभान्वित हुए हों, हो सकता है कि अंग्रेजों ने शोषण करने अर्थात धन का शोषण करने के ख्याल से ये सारी चीजें की होंगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो उन्होंने शोषण का कार्य किया होगा, लेकिन परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली हमारा कुछ कल्याण भी हो गया होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, रेलवे की स्थापना तो उन्होंने की कि भारत के गांव-गांव से कोने-कोने से कच्चा माल हम कहां पे लेके जाएं। एक सेकेंड, जैसे ये भारत है तो गांव-गांव से इस रेल के द्वारा समुद्र के किनारे ले जाए, क्योंकि हवाई जहाज और उससे तो सामान ढोना, कच्चा माल ढोना मुमकिन नहीं था। तो इस सब को रेल से जोड़ दो, और ये जैसे बंदरगाह, मुंबई का मैं बंदरगाह बना रहा हूँ, यहाँ से ये चला जाएगा कहाँ? ये बंगाल की अरब सागर होते हुए ऐसे फिर ये चला जाएगा कहाँ? इंग्लैंड, अफ्रीका के नीचे से। बाद में इसी जगह लाल सागर था, इधर भूमध्य सागर, और ये अटलांटिक से मिला हुआ था। तो यहाँ पे जमीन खोद के स्वेज नहर बनाया गया। तो फिर यहाँ से मुंबई से लाल सागर, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी से जिब्राल्टर होते हुए ये कहाँ पहुँच गया? अटलांटिक से लगना। तो इतनी दूरी घटाया ये स्वेज नहर लगभग 150 किलोमीटर आई थिंक है लंबा। तो इसको बनाने से तो लाल सागर और ये, तो अंग्रेजों का रेलवे का मकसद तो सिर्फ था कि कच्चा माल। अब फिर जब यहाँ से हम कच्चा माल जैसे कपास लेके गया, अब फिर यहाँ से वो सूती वस्त्र मैनचेस्टर में तैयार किया, फिर उसे तैयार माल को कहाँ ले आया? भारत। ये चीज यदि यहीं पे सूती वस्त्र बना दिया जाता तो यहाँ के मजदूरों, कारीगरों, उद्योगपतियों को फायदा होता, लेकिन कच्चा माल कहाँ लेके गया? इतनी दूरी तय कर मैनचेस्टर अर्थात इंग्लैंड, वहां से। तो वहां किसको फायदा हुआ? वहां के लोगों को, कार्यकर्ताओं, मजदूरों, उद्योगपतियों को फायदा हुआ। और फिर वो तैयार माल इतना ढोने के बाद खर्च भी बढ़ा होगा, फिर उसी रेलवे से गांव तक पहुंचाया गया। तो मकसद रेलवे का था उनका ये, लेकिन हो गया क्या? भारत एक हो गया रेलवे से। रेलवे के कारण भारत में राष्ट्रीय जागरण आ गया, राष्ट्रीय एकता का प्रसार हो गया कि भारत के कोने कोने के लोग अब रेल से यात्रा कर मिलने लगे। तमिलनाडु का आदमी और ये क्या बोलते हैं बिहार का, दोनों अब मिलने लगे। पहले रेल नहीं था तो रेल के बदले फिर क्या था? घोड़ा से चलेंगे, हाथी से चलेंगे, पानी के जहाज से चलेंगे, तो बहुत डिले होगा, बहुत कम आदमी आते जाते होंगे। इतनी लंबी, इतनी देर की यात्रा, थकाऊ यात्रा कौन करना चाहेगा? रेल से तो 4-5 दिन में तो पहुंच ही जाते होंगे। तो कनेक्टिविटी बढ़ गई और एक देश के रूप में यह भावना आने लगी कि हम लोग एक राष्ट्र हैं। जैसे अंग्रेजी शिक्षा से क्या हुआ? पहले तमिलनाडु का आदमी जो है तमिल में बोल रहा था, बिहार का भोजपुरी में भी, अंगिका में
दोनों में कोई तालमेल ही नहीं होता था, दोनों एक दूसरे की भाषा समझते ही नहीं थे। लेकिन जब इंग्लिश कॉमन, अंग्रेजों ने तो अपने शासन सत्ता को प्रभावी बनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लाया था ना। लेकिन अब क्या हुआ कि बिहारी भी इंग्लिश सीख लेता है, तमिल भी इंग्लिश सीख लेता है, और दोनों अब अंग्रेजी में इंग्लिश में बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे दोनों में एक सेम फीलिंग आ गई। दोनों राष्ट्रवाद के उदय का एक कारण इंग्लिश लैंग्वेज का प्रसार भी हो गया। दोनों ने तो अपनी सुविधा के लिए, अर्थात शोषण करने के नियत से, धन निष्कासन के नियत से ये सारे कार्य किए, लेकिन उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ा। तो अभी हमारा क्या है कि सिपाही विद्रोह का क्या कारण। तो राजनीतिक स्तर पे अब क्या होता है कि आपने सुना होगा कि डलहौजी की हड़प नीति एक थी। तो अंग्रेज धीरे धीरे, पहले जैसे बंगाल के नवाब को हराया 1757 में पलासी के युद्ध में, फिर 1764 में बक्सर में, 1757 में बंगाल के नवाब को हराकर बंगाल पर कब्जा किया। 1764 मात्र 7 साल बाद बक्सर की लड़ाई हुई, और बक्सर की लड़ाई में वो क्या करते हैं, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, तीन तिकड़ी, बंगाल के नवाब जो यहाँ हारे थे, अब बंगाल का नवाब दूसरा था, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, तीनों की संयुक्त सेना को डिसाइसिवली 1764 में हराया। क्योंकि पहली बार, ये तो एक प्रांत का हराया था ना 1757 में, बंगाल का एक प्रांत था छोटा स्तर पे। इसमें फिर मीर जाफर की जो गद्दारी हुई थी, तो ये एक तरह से बदनाम युद्ध था। लेकिन 1764 में ये पूरे तैयार थे ये लोग तीनों, और अंग्रेज भी तैयार होके गए थे बक्सर। और यहाँ पे जब हराया तो चूंकि मुगल बादशाह हार गए, जो पूरे भारत के शासकों का एक प्रतीक माना जाता था, भारत के शासक, कि भारत मुगल वंश का है, इसके एक शासक के हारने से अंग्रेजों की प्रभुसत्ता पूरे भारत पर मानी जाने लगी। उसी तरह से अब इधर पेशवा लोगों को हराना मराठा में, फिर हड़प नीति से एक एक करके सभी राज्यों को, जैसे झांसी की रानी के राज्य को ले लिया गया। तो इस तरह से क्या होता है कि राजनीतिक स्तर पे हम देखते हैं क्या है कि जो राजा थे, जो जिनकी संपत्ति हड़प ली गई थी, और कुछ को तो ये डाउट हो गया कि धीरे धीरे चाहे कोई भी बहाना बनाए, ये हम लोगों को पदस्थापित पद से हटा देगा और शासन अपने कब्जे में कर लेगा। तो राजनीतिक स्तर पे जो है राजाओं में असंतोष था, और राजा जब भी थे तो राजा के नीचे बहुत सारे कर्मचारी, सेना, मंत्री, ये सारे कर्मचारी होते हैं। जब राजा अपदस्थ हो गया तो ये लोग भी बेरोजगार हो गए। इन लोगों को कुछ को तो काम अंग्रेज दिया, बाकी बेरोजगार हो गए। तो इनका भी असंतोष था, सिपाही विद्रोह का एक कारण बन रहा है। राजनीतिक स्तर पे मुख्य रूप से हम देख रहे हैं कि हड़प नीति जो थी, जिसके कारण एक एक कर सभी दत्तक पुत्र लेने का जो प्रथा को हटाया गया, तो इन सब से राजनीतिक स्तर पे असंतोष फैला हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लो धार्मिक कारण में क्या था। धार्मिक कारण में क्या था कि ईसाई मिशनरी वगैरह जो थे, वो लोग, उन लोगों का क्रियाकलाप इस प्रकार था, जैसे स्कूल खोल लिया, स्कूल में यहाँ के कमजोर वर्ग को के बच्चों को पढ़ा के उनका मकसद क्या था कि ईसाई बनाना उनका मकसद था। ये दिखता था, जैसे जेल में कैदी बंद है, कैदी, तो कैदियों को ईसाई बनाने का प्रयास किया गया। तो धार्मिक स्तर पे जो है, ये जो मिशनरी लोग थे, ये लोग भी, और फिर अंग्रेजी शासन जो थी, वो इन लोगों को थोड़ा तलहीज भी देती थी, उनको थोड़ा सा एज भी देता था। तो इस कारण से क्या हो रहा था कि जनता में भय वृत्ति छवा गई कि ये फिर जैसे हिंदू के देवी देवताओं का भी अपमान करते थे, मजाक उड़ाते थे, तो ये देवी देवताओं के अपमान को भी ये लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद देखते हैं कि विलियम बेंटिक ने सामाजिक स्तर पे भी कुछ काम किया। हालांकि हम अभी मानते हैं कि विलियम बेंटिक का वो काम, विलियम बेंटिक, ये सब जानते होंगे क्या, 1829 में, एक सेकेंड,
आई एम जस्ट फीलिंग कि मैं अपने चांदपुर स्थित कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, वही वैसा ही सेम बोर्ड लग रहा है, बस आप लोग लाइव है हमसे दूर। तो विलियम बेंटिक ने, विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में सती प्रथा को खत्म कर दिया। हालांकि सती प्रथा जो थी इनह्यूमन प्रथा थी। अभी यदि कहे कि ये शुरू कर दे तो कितना क्रिटिसाइज होगा आप सोचिए, लेकिन उस समय इस प्रथा को खत्म करने के लिए जो राम मोहन राय ने, जिसके नाम के आगे मुगल बादशाह ने क्या जोड़ा था, राजा, तो राम मोहन राय, इन्होंने जो बीड़ा उठाया था, जो पिटीशन डालना, जागरूकता फैलाना, इसके परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा खत्म हुई विलियम बेंटिक के द्वारा। तो 1829 में खत्म हुई। तो उस समय इसके विरोध में एक लहर हिंदू धर्म में चला गया कि यह विलियम बेंटिक का हमारे धार्मिक रीति रिवाज में हस्तक्षेप है। उस समय काफी ज्यादा विरोध हुआ था। तो हस्तक्षेप, धार्मिक और सामाजिक प्रथा में जो हस्तक्षेप माना गया विलियम बेंटिक का यह कार्य, यह भी असंतोष पैदा कर रहा था। फिर एक रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट था, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। ये एग्जाम्पल के रूप में देखिए, सारे चीजों को लिखना नहीं है, लेकिन 2-3 वाइटल एग्जाम, क्योंकि आंसर राइटिंग आपको जो यूपीएससी बीपीएससी में करनी है काफी जगह नहीं होगा, काफी समय नहीं होगा। आप जो मेन कुछ है उसको दर्शाएं कि किस तरह से यह अभी के हिसाब से आप बोलेंगे कि सती प्रथा, तो कहेगा लोग तो खुश हुआ होगा जी। आपको समझाना पड़ेगा कि उस समय ऐसी बात नहीं थी, अभी आप खुश हो रहे हैं, लेकिन उस समय यह कुप्रथा जो है एक बहुत बड़ी प्रथा, बहुत पायस, मतलब हिंदी में बोलते हैं जैसे गंगा में स्नान करना को क्या बोलते हैं, तो उस तरह से यह प्रथा मानी जाती थी। तो उस समय काफी विद्रोह हुआ, जो जनमानस में एक अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लहर फैल गई थी। राजा राम मोहन राय के खिलाफ भी एक लहर फैली हुई थी। तो अभी के हिसाब से नहीं समझाना है। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856, ये एक्ट अंग्रेजों ने पारित किया। इसमें था कि रिलीजियस अर्थात धार्मिक रूप से यदि कोई धर्म परिवर्तन कर ले, धर्म परिवर्तन, यदि कोई बच्चा धर्म परिवर्तन कर लेता है तो भी उसके बाप दादे के संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, धर्म परिवर्तन करने के बाद भी। यही एक्ट है। ये कब बना? 1856 में। क्या कि कोई भी संतान, कोई भी बच्चा यदि धर्म परिवर्तन करता है, मकसद क्या था कि कोई हिंदू या मुस्लिम यदि क्रिश्चियन ईसाई बन जाता है तो भी उसका अधिकार बाप दादे की संपत्ति में बना रहेगा। तो इसको यहाँ के नेटिव धर्म वालों ने, हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने क्या सोचा, यह कानून सिर्फ धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदुओं या मुसलमानों की संपत्ति को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। यह एक भावना फैली हुई थी। उसी तरह से हालांकि यदि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाहे मेरा धर्म कुछ भी हो, मेरी संपत्ति कैसे खत्म हो जाएगी? ये तो कानून ठीक है। अब बताओ कि हमारा ये घर है और यह घर हमारे क्रिश्चियन बन जाने से या मुस्लिम बन जाने से या बौद्ध बन जाने से कैसे खत्म हो जाएगा? तो कानून तो ठीक था, लेकिन उस समय के हिसाब से देखें तो यह उस समय की जनता के लिए यह ठीक नहीं था। तो लाइट चली गई है, ठीक है, ओके। तो अब क्या है, एक और एक्ट उस समय बना था, विडो। विडो देखिए छोटा छोटा है, विडो रीमैरिज एक्ट, रीमैरिज एक्ट 1856 आई थिंक। विडो मीन्स विधवा,
विधवा, रीमैरिज मीन्स पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, और एक्टिविस्ट अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित हुआ। उससे पहले क्या था कि बाल विवाह का प्रचलन, बाल विवाह 10 साल 12 साल 13 साल की बच्चियों की शादी कर दी गई, और वो 14 15 16 की हुई नहीं कि उसके हस्बैंड किसी कारण से उनकी डेथ हो गई तो यह विधवा हो गई, यानी एक 16 साल की बच्ची विधवा। क्योंकि एक तो देखिए कि बाल विवाह हो रहा है, 10 साल 8 साल 7 साल 12 साल में विवाह हो रहा है, और किसी कारण से उसके पति का निधन हो जाता है तो वह 14 15 16 13 12 साल में क्या बन जाती है, विधवा। और ऐसा था कि वो फिर दोबारा उनकी शादी नहीं हो सकती है। यदि सती प्रथा तो खत्म हो गया, नहीं तो ये जला दी जाती। अब 1856 तक की यात्रा, अब ये इसको आजीवन उसी तरह रहना होगा, और विधवा का जीवन काफी दुखद था, काफी इनह्यूमन था। तो अब इसमें भारत के जो पढ़े लिखे प्रबुद्ध जन थे उन्होंने आंदोलन चलाया, और विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पारित हुआ। अभी के हिसाब से देखें तो अच्छा माना जाएगा कि 10 साल 12 साल की बच्ची विधवा हो जा रही है, उनका शादी कंज्यूमेट तक नहीं हुआ, अर्थात वो एक तरह से अपने पति के साथ रही भी नहीं, इन स्पाइट ऑफ दैट वो विधवा किसी कारण से यदि हो भी रही है तो उसको कैसे, वो तो प्योर है, उसको किस प्रकार आप आजीवन उसी रूप में रखना चाह रहे हैं। तो उस समय के हिसाब से यह कानून गंदा जरूर माना गया, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा था। तो उस समय ये सब धार्मिक हस्तक्षेप माना गया कि ये तो मेरे धर्म का, मेरे समाज का मामला है, इसमें आप विदेशी है, आपको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन अंग्रेज इसमें हस्तक्षेप कर रहे थे, बना रहे थे, असंतोष फैल रही थी। कुछ अब देखते हैं आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक भी देख लिए। देखिए हम सब चीज नहीं पढ़ा पाएंगे ना, तो हम चर्चा कर रहे हैं ताकि आप विस्तार से अपने किताबों में फिर पढ़ें, विकिपीडिया पे खोजें, और बड़े आंसर को बिल्कुल छोटा करने का प्रयास करें। बुक में जो 5-6 पेज में दिया है उसको संक्षेप में आप 1 पेज में 1.5 पेज में लाएं। अब इन्हीं सब बातों को, जैसे अभी मैंने कहा सामाजिक में क्या क्या बोला, सामाजिक में सती प्रथा में बोला, दूसरा क्या बोला, विधवा विवाह बोला, कब का 1856, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट बोला 1856, मुख्य रूप से हमने 3 बोला। इनका साइड करते हुए आप लिखिए कि जैसे अंग्रेजी शासन ने भारत के सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। हालांकि अभी के हिसाब से वो अच्छा था, लेकिन उस समय इसका पुरजोर विरोध हुआ। इन जैसे सती प्रथा 1829 इनको खत्म करना, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाना 1856 में, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में लाना, इन सब ने भारतीय जनता में एक डर का माहौल पैदा किया, और वह अंग्रेजी सत्ता को मौका मिलते ही उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर थे, जो कि 1857 की क्रांति में उन्होंने साथ दिया। तो एक कारण। अब जो सैन्य कारण था, ये मैं अंतिम रूप से करना चाहता हूं, मिलिट्री रीजन, सामरिक कारण। इसमें क्या था, पहला ये था कि सेना में अंग्रेज और हिंदुस्तानी 2 तरह के कर्मचारी थे। एक तो ऑफिसर अंग्रेज ही बनेंगे, ये हिंदुस्तानी ऑफिसर पहुंच नहीं पाएंगे, यानी बड़े और सीनियर ऑफिसर नहीं बन सकते, छोटा मोटा सूबेदार तक जाएंगे हिंदुस्तानी सेना सैनिक। दूसरा है कि यदि अंग्रेज अफसर का भी पद यही है सूबेदार, और ये भी सूबेदार है, तो अब क्या कहेंगे, दोनों का वेतन 50 रुपये, तो इसका भी 50 इसका भी 50 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये अंग्रेज हैं तो इनका वेतन 50, तो इनका वेतन 20, ये यदि हिंदुस्तानी सूबेदार है, यानी सेम पद पे है तो भी इनको अंग्रेजों से कम वेतन। और सबसे पहले तो बड़े पद पे अंग्रेज ही रहेंगे और हिंदुस्तानी छोटे पदों पर रहेंगे।
तो एक तरह से यह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, प्रजातीय विभेद कहेंगे। और दूसरा, सेम पद पे रहने पे भी इनसे सुविधाएं, वेतन कम, तो यह असंतुलित था। दूसरा था कि सेना में अवध के जो शुरू हुआ है कहाँ, 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 बैरकपुर, मंगल पांडे। तो ये मंगल पांडे थे कहाँ के? मंगल पांडे अवध के एक सिपाही थे। अवध था, तो अवध है कहाँ? थोड़ा सा भारत के नक्शे में हम देख लें। देखिए, जब भी आप हिस्ट्री दे या कोई भी सब्जेक्ट दे, यदि मैप आप इंक्लूड कर सकते हैं तो छोटा सा एक फटाक से मैप बनाइए, एक जस्ट एक इशारा हो कि हम ये इंडिया जैसा कुछ लगता है। जैसे इंडिया बनाना तो फट से इंडिया बनाए, ये बिहार हो गया, ये बंगाल हो गया, ये यहाँ पे अवध हो गया जो लखनऊ का रीजन है। तो ये बंगाल है, बैरकपुर यहाँ है, लेकिन अवध के बहुत सारे यानी लगभग 70% 75% सिपाही अवध के यहाँ कार्य करते थे। और 1764 में हम देख रहे हैं कि अवध जो है यानी बक्सर की लड़ाई के द्वारा ये सारा जो है लगभग एनेक्सेशन तो इस अवध का बहुत बाद में हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ हस्तक्षेप किनका हो रहा था? अंग्रेजों का हो चुका था। तो अवध के रीजन में जो अंग्रेज शोषण कर रहे थे, तो यहाँ के सिपाहियों को भी यह खबर मिल रही थी कि मेरे घर अवध में अंग्रेजी शासन जो है वो शोषण कर रहा है, वहाँ के नवाब को इज्जत नहीं दे रहा है, बेइज्जत कर रहा है। तो ये तो घर की खबर इनको असंतुष्ट किए हुए थी। दूसरा था कि अवध में बहुत सारे जो तालुक जैसे जागीरदार हुआ करते थे, जागीरदार पहले, जागीरदार, तालुकदार इत्यादि। अंग्रेजों के आने के बाद ये सारे बेरोजगार हो गए और सबसे ज्यादा अवध के तालुकदार जो थे वो पीड़ित हुए थे। तो इनके भी परिवार के सिपाहियों में थे। तो बंगाल में जो अंग्रेजों के सिपाही थे उनमें सबसे ज्यादा अवध के थे, और वो लोग घर के स्थिति से यानी अपने देश की स्थिति से पीड़ित थे, दुखी थे। और यहाँ तत्कालीन कारण एक हो गया था कि कहा गया कि जो कारतूस का यूज कर रहे हो, नया जो इनफील्ड राइफल आया है, इनफील्ड राइफल, कौन सा है राइफल? इनफील्ड। मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूँ मिस्टेक से, क्योंकि अभी 2 साल से मैं पढ़ने का कुछ, लेकिन आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। तो इनफील्ड राइफल में जो कारतूस था उसको फायर करने से पहले, पिन निकालने के पहले, दांत से पिन निकालना था, पिन निकालने में उसमें कहा गया कि चर्बी जो है उसमें किसका है? गाय और सुअर, गाय और सुअर की चर्बी है। अब पिन जब दांत से निकालोगे तो हिंदुओं का गाय के कारण, मुसलमानों का सुअर के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि अफवाह थी, अफवाह जो है फैलाया गया था सिपाहियों में। चलिए जो भी था, लेकिन कारण तो था कि सिपाहियों को यह पता चला कि कारतूस जो नया इनफील्ड राइफल का है, जिसका दांत से पिन निकालना पड़ता है फायरिंग के समय, उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। ये तो बिल्कुल लगा कि सही में अंग्रेज हम दोनों के यानी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को सिपाहियों को लगा कि सही में हम लोग का धर्म भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से दलित करने के लिए ही यह अंग्रेजों ने ट्रिक अपनाया है। और जब इसी में सिपाहियों को कहा गया फायर करने के लिए, तो उसी में एक मंगल पांडे था। मंगल पांडे, आज इज्जत से नाम लेना चाहिए, मंगल पांडे एक सिपाही थे जो अवध के थे। कहाँ के थे? अवध के। उन्होंने अपने अधिकारी को मार दिया 29 मार्च 1857। तो मंगल पांडे शुरू तो कर दिया, बैरकपुर में फिर इनका ट्रायल हुआ, इन्हें फांसी दी गई। तो ये 1857 के। और सिपाहियों में और दूसरा क्या था कि जैसे जब पंजाब को अंग्रेजों ने अपने अधीन में किया, तो वहाँ के सिख और मुस्लिम सिपाहियों को कहा गया कि आप लोग दाढ़ी रख सकते हैं, लेकिन बाद में उनको जबरदस्ती मुस्लिम और सिखों को, सिपाहियों को दाढ़ी बनाने का फरमान जारी किया गया। ये भी एक असंतोष था।
कारतूस की बात हो गई। 29 मार्च को मंगल पांडे की कार्रवाई हुई। अब आते हैं हम 10 मई, सीधा आइए 10 मई, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 10 मई 1857। यह आते हैं हम कहाँ, यह आ रहे हैं मेरठ। मेरठ की छावनी में 10 मई को, बीच में चलता रहा उतार चढ़ाव, खींचतान चला था, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो ये जो मंगल पांडे जी थे 29 मार्च को किए थे, यह थे 34 बटालियन, 34वीं बटालियन या रेजिमेंट कहिए, 34वीं, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट। और ये जो 10 मई का विद्रोह हुआ, ये कहाँ हुआ, मेरठ में। और 10 मई को विद्रोह होता है और ये लोग 12 मई 1857, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पर पहुंचकर कब्जा करते हैं। दिल्ली पर कब्जा, दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं 12 मई को। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह जफर को, बहादुर शाह जफर को, हाँ, यहाँ बहादुर शाह जफर की चर्चा होने के बाद एक आई कि बहादुर शाह जफर 1526 आते हैं बाबर, मुगल वंश की स्थापना कौन, बाबर। और बाबर का बेटा हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, आते कहाँ जाते हैं लास्ट में, बहादुर शाह जफर, जो एक शायर भी थे। यह कब आ जाते हैं, 1857, 1526 से 1857, 331 साल ना, 331 साल। तो बाबर से शुरू हुई कहानी और कहाँ आ जाते हैं, बहादुर शाह जफर। इतना बड़ा ये वंश चल रहा था इतने वर्षों से, यह पूरे भारत के प्रतिष्ठा का सिंबल ये वंश हो चुका था। और बहादुर शाह जफर के पहले जब अंग्रेज शासन यहाँ पे आ गया तो कब, 1764 में क्या हुई थी, याद है, बक्सर की लड़ाई। अब बक्सर की लड़ाई में पहली बार मुगल वंश का एक, जो नहीं बोले थे 3, कौन कौन, मुगल शासक, बक्सर की लड़ाई में कौन कौन अंग्रेजों से हार गए एक साथ, मुगल शासक शायद शाह आलम थे, और अवध का नवाब ये थे शुजा-उद-दौला, देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। और तीसरा बंगाल का नवाब मीर कासिम। हम इतने ही लिखेंगे, यदि कंफ्यूजन है तो आपको मीर कासिम नहीं लिखना है। बंगाल का नवाब, अवध का नवाब, मुगल शासक, 3 बोल रहा है। तीनों की संयुक्त सेना बक्सर अंग्रेजों से हार गई 1764 में। तो अब यहाँ से इनकी दुर्गति शुरू हुई, ये बाबर के वंशज का। और धीरे 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 इनको पेंशन पे रख दिया गया, आपको बस पेंशन लेना है। और यहाँ पे आके तो ये भी बोला कैनिंग ने कि ये बहादुर शाह जफर अब लास्ट है, इसके बाद पेंशन देने वाले हम लोग नहीं हैं। और ये बहादुर शाह जफर जब मर जाएंगे तो ये रहते थे ना लाल किला में, तो इनका जो लाल किला भी अंग्रेज शासन ले लेगी, इनका घर द्वार सब चीज ले लिया जाएगा, ये वंश जहां जाए। तो ये जो कार्रवाई हो रही थी, भारत के सारे मुसलमान इवन हिंदू शासक भी इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाते थे, मुस्लिम तो ज्यादा। तो बहादुर शाह जफर के परिवार या वंश के साथ जो ज्यादती हो रही थी, जो बेइज्जती अपमान हो रहा था, इसके कारण अंग्रेजों के प्रति मुसलमानों में नफरत भर गई थी। तो ये भी एक कारण था। अब देखिए कि ऐसा अभी के दृष्टिकोण से देखेंगे, केवल मुस्लिमों में तो ऐसा नहीं है। जैसे झांसी की रानी, पेशवा, नाना साहेब पेशवा, तात्या टोपे या वीर कुंवर सिंह बिहार से, ये अगले क्लास में हम लोग और इसमें जाएंगे। तो वीर कुंवर सिंह, ये सारे हिंदू शासक भी और हिंदू विक्षुब्ध सेनानी लोग भी बाद